हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि लेसन रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म हम फिनिश कर चुके हैं। तो अब टाइम आता है इसकी एक्सरसाइज को फिनिश करने का। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस? कोई भी जो धावक होता है वो रेस को खत्म करने के बाद गहरी गहरी और तेज तेज सांसें लेता है, क्यों? तो व्हेन द एथलीट रन्स इन द रेस हिज बॉडी नीड्स मोर एनर्जी। जब एथलीट्स रेस में भागता है तो उसके शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन ऑर्डर टू गेट एक्स्ट्रा एनर्जी द एथलीट ब्रीथ फास्टर। तो इसलिए उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करने के लिए तेज़ी से सांसें लेता है। बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन उसकी बॉडी को सप्लाई हो जाए, उसकी बॉडी सेल्स को पहुंच जाए। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, जिसकी वजह से जो फूड का टूटना होता है ना, ब्रेक डाउन होना होता है, ताकि भोजन तेज़ी के साथ टूट जाए और एनर्जी रिलीज करे। ठीक है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से भाग सके। समझ में आ गया? देखिए इसमें क्या है कि जब एथलीट्स भागता है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी उसको तब मिलेगी जब उसको भोजन जो होगा वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए। भोजन के टूटने से मिलेगी। और भोजन का ब्रेक डाउन तब होगा जब ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी। तो इसीलिए वो तेज़ी से तेज़ तेज़ सांसें लेता है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाए बॉडी की सेल्स में और भोजन टूट जाए, और भोजन टूटने से एनर्जी उसकी बॉडी को मिल जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिस्ट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए सिमिलरिटी देखें। फूड इज ऑक्सीडाइज इन बोथ केस एंड एनर्जी इज रिलीज। दोनों ही केस में एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, दोनों ही केस में फूड जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, डिफरेंस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्रोडक्ट होते हैं। विल एल्कोहल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एल्कोहल जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज मोर एनर्जी देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन से। ठीक है, चलिए जी फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई डू वी ऑफ्टन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लॉडन एयर। देखिए जब हम कभी डस्ट जो होती है धूल धूल भरी एयर को अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें अक्सर छींकें आ जाती हैं, क्यों? When dust particles enter our nostril, जब डस्ट के पार्टिकल्स हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर पहुंचते हैं, इट ट्रिगर्स ए मैसेज टू द ब्रेन। तो ये ब्रेन को एक मैसेज पहुंचाते हैं। द ब्रेन इंस्ट्रक्ट द नेसल चैम्बर टू इनिशिएट स्नीजिंग। तो ब्रेन क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है नेसल चैम्बर को कि स्नीजिंग के लिए, छींकने के लिए। दिस इज ए मेथड टू रिमूव द अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। यह एक प्रक्रिया है अनवांटेड पार्टिकल्स को नॉस्ट्रिल से बाहर निकालने की। स्नीजिंग इज ए टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय आवर बॉडी। छींक जो होती है ये एक प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि प्रतिरोधक प्रक्रिया है, क्रियाविधि है। एक तरीके से रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक प्रक्रिया विधि है, जिसका इस्तेमाल हमारे बॉडी करती है, ताकि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल नाक में आए और उसको छींक मार के बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, फिल ईच ऑफ
each with water. Level A, B, and C. Keep a snail in test tube A water plant in test tube B. In C, keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of कार्बन डाइऑक्साइड? समझे आप? 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, ए बी सी. ये ए है, ये बी है, ये है सी. ठीक है. तो ए टेस्ट ट्यूब के अंदर स्नेल रखना है, घोंगा. एक में प्लांट रखना है, दूसरे में दोनों को रखना है. तो किसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी ये बताना है. समझ गए क्वेश्चन को? चलिए आंसर करते हैं इसका. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. देखिए जितने भी जीवित प्राणी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो. ठीक है. बस एक बात ये आती है कि प्लांट जो होते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में भी कर लेते हैं. सो द टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसलिए टेस्ट ट्यूब ए के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी. बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एज इट कम्स ओनली बाय रेस्पिरेशन ऑफ स्नेल. क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में स्नेल था, केवल घोंघा था, तो वो तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता ही रहेगा लगातार. जबकि टेस्ट ट्यूब बी और सी के का अगर हम पार्ट देखें तो बी के अंदर क्या था, प्लांट था. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल वो क्या किस में कर लेगा, फोटोसिंथेसिस में कर लेगा. और बात करें टेस्ट ट्यूब सी की, तो टेस्ट ट्यूब सी में घोंघा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और प्लांट भी निकालेगा, लेकिन क्या करेगा, प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेगा फोटोसिंथेसिस में. तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो होगी टेस्ट ट्यूब ए में. ठीक है. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. टिक द करेक्ट आंसर. इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू. कहाँ से जाएगी कॉकरोच में, स्पायरकल. ठीक है. चलते हैं बी पे. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रम्प इन द लेग ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. याद आ रहा होगा आपको, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन जमने के कारण जो होता है हमारे जो लेग होती है ना उसके अंदर क्रम्प आ जाती है, मूंछ आ जाती है. जो मूंछ आ जाती है ना जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो अकड़न सी आ जाती है बाहों में, टांगों में, तो वो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण आती हैं. नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज. जब रेस्ट पर है तब नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल ये होता है 15 से 18, 15 to 18. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स. जब एक्सहेल कर रहे होते हैं आप, यानी कि एयर को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो रिब्स क्या करेगी, अपवार्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, मूव्स डाउनवर्ड. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउनवर्ड. आप लेके देखिए, आप इनहेल कीजिए फिर एक्सहेल कीजिए, तो आपको मूवमेंट आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे होगा मूव्स डाउनवर्ड. चलिए आगे की तरफ देखते हैं. मैचिंग यीस्ट. तो यीस्ट जो है काम करता है, यीस्ट का इस्तेमाल अल्कोहल के प्रोडक्शन में किया जाता है. कहाँ है, ये रहा अल्कोहल. ठीक है. फिर उसके बाद में आता है डायफ्राम. तो डायफ्राम का इस्तेमाल, डायफ्राम कहाँ यूज़ होता है, कहाँ पे होता है, चेस्ट कैविटी में होता है ना डायफ्राम. तो यीस्ट तो अल्कोहल में हो गया, डायफ्राम आपका चेस्ट कैविटी में हो गया. फिर इसके बाद में आता है स्किन. तो स्किन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म स्किन का इस्तेमाल करते हैं. लीव्स, लीव्स में होते हैं स्टोमेटा. फिश, फिश में होते हैं गिल्स. और फ्रॉग, फ्रॉग क्या काम करेगा, लंग्स और स्किन दोनों होते हैं फ्रॉग में. ठीक है.
चलिए जी, फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क T if the statement is true and F if the statement false. During heavy exercise, the breathing rate of a person slow down. जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो श्वसन की दर कम हो जाती है या बढ़ जाती है? तो इन्होंने कहा कि कम हो जाती है, तो ये गलत होगा क्योंकि ब्रीथिंग रेट हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ आ गया एफ, फॉल्स। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो हमेशा चलता रहता है, फोटोसिंथेसिस डे में होगा केवल, क्योंकि इसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू लगा दीजिए, क्योंकि फ्रॉग जो होता है वो स्किन से भी और लंग्स से भी, दोनों से ही ब्रीथ करता है। द फिश हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फिश के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के दौरान चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है। जी बिल्कुल ट्रू है ये। जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, जब ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, तो हमारी चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ तो ये एक स्क्वायर बॉक्स आ गया है, इसमें लेटर्स वगैरह दिए हुए हैं। क्वेश्चन 8, गिव below a square of a letter in which an hidden different word related to the respiration in organism. These words may be present in a direction upward, downward, along the diagonal. Find the word for your respiratory system. Clues about those words are given the square. चलिए जी, कोशिश करते हैं पता करने की। द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट। देखिए इंसेक्ट के अंदर एयर ट्यूब्स, तो आप जानते हैं ट्रैकिया या ट्रैकियल ट्यूब। अब उस ट्रैकियल ट्यूब को यहाँ पे पता कीजिए कहाँ से कहाँ पे वर्ड बनेगा। टी, एक टी यहाँ पर है, एक टी यहाँ पर है, एक टी यहाँ पर है, देखिए यहाँ ट्रैकिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी, रिब्स। देखिए ये आ गया हमारा रिब्स, ये आ गया हमारा ट्रैकिया। ठीक है, स्पायरकल, लंग्स, और ये है डायफ्राम। देखिए मस्कुलर फ्लोर, डायफ्राम हो गया। टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, स्टोमेटा। स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द body of an insect, spiracle. The respiratory organ of human beings, lungs. The opening through which we inhale, nostril. An anaerobic organism, yeast. An organism with a tracheal system, ant. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके सामने दिया हुआ है, आप इस तरीके से इस पजल को सॉल्व कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन विद दैम बिकॉज एट एल्टीट्यूड। देखिए जब जो माउंटेनियर है, पर्वतारोही जो होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस दैन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होती चली जाती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी,
इसलिए जो माउंटेनियर हैं वो अपने साथ में हमेशा ऑक्सीजन लेकर ही जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।